मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार नागर। स्वागत है आपका एक बार फिर NITS क्लासेस कोटा के अंदर। देखो, आज जो है हम आपकी इंडियन पॉलिटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है भारत का संविधान। देखो, भारत का संविधान कर लिया मतलब इंडियन पॉलिटी तो खत्म, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 80 से 90% मार्क जो है ये वाला पार्ट ही आपका कवर करता है एग्जामों में। तो एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे देखने वाले हैं आज, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज पे पूरा डिस्कस करेंगे, राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा अशोक चक्र भी जो है हम पूरा यहाँ से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, एग्जाम में जितने भी फैक्ट्स आपके पूछे गए हैं ना, वो सारे मैं आज क्लियर कराने वाला हूँ। और इसके अलावा काफ़ी बड़ी क्लास ये होने वाली है। उसके बाद जो देखो, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा संविधान सभा पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अगर आज कंप्लीट होता है हमारा सेशन तो ठीक है, अदरवाइज संविधान सभा जो है आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। पर आज जो मैं आपको फैक्ट बताने वाला हूँ, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और गारंटेड मैं आपको बोल रहा हूँ, आप आज बहुत सारी चीज़ें नई सीख के जाने वाले हो, ठीक है। देखो, हटा देता हूँ इसको, ठीक है बेटा। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आ रहा है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं। देखो, नई सीरीज है। देखो, संविधान, थोड़ा सा संविधान जो शब्द है ना, ये आया कहाँ से, ये बना कैसे, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं हम, ठीक है। देखो, भारत जो है ना, भारत आपको जो आज दिख रहा है ना इस तरह का मैप, भारत का इस तरह का मैप हुआ नहीं करता था। भारत काफ़ी बड़ा हुआ करता था, विशाल भारत हुआ करता था। आज जो आप भारत को देख रहे हो, ये थोड़ा सा टुकड़ों में बटा हुआ भारत है। यहाँ आप आज आपको यहाँ पे क्या दिखता है, बांग्लादेश दिखता है ना, ये बांग्लादेश भी पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, भारत का। यहाँ पे आपको पाकिस्तान नजर आता है, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा इधर का जो म्यांमार है वो भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। मतलब भारत काफ़ी विशाल था, लेकिन भारत में कुछ लोग आए हैं, ब्रिटिश लोग, जिनके कारण जो है भारत हमें किस तरह का नज़र आ रहा है, आज इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बताता हूँ। देखो, ये जो शुरुआत है ना, ये होती है 1605 में, ठीक है। 1605 में क्या होता है कि भारत के अंदर क्या होते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं, ठीक है, व्यापार करने। क्या करने आते हैं, व्यापार करने आते हैं, ठीक है। तो एक व्यापारिक कंपनी भी अपने साथ में लेता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है व्यापार करने के लिए कहाँ आती है, भारत में आती है। और ये कंपनी कहाँ की है, ये कंपनी है बेटा ब्रिटेन की, ठीक है। ये कंपनी कहाँ की है, ब्रिटिश की कंपनी है, या यूँ बोले कि ब्रिटेन की कंपनी है। तो उस समय यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, उस समय दिल्ली के अंदर जो शासन चल रहा था ना, वो राजा महाराजाओं का, मुगलों का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो मुगलों का जो शासन था वो यहाँ पे कौन बैठा हुआ था उस टाइम पे, यहाँ पे बैठा हुआ था आपका, सॉरी अजमेर मैंने गलत लिखा, यहाँ पे बैठा हुआ था अकबर का बेटा, ठीक है। अकबर का बेटा, अकबर का बेटा कौन था, सलीम। सलीम का दूसरा नाम क्या है, जहांगीर। तो यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज लोग आते हैं और जहांगीर के दरबार में आगे क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं कि भाई हमें यहाँ पे क्या कर दो, व्यापार करने की परमिशन दे दो। हम आपके भारत में क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, और बस व्यापार ही करेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो जहांगीर भी क्या कर देता है, परमिशन दे देता है, ठीक है। और ये अंग्रेज लोग यहाँ पे क्या करने लग जाते हैं, व्यापार करने लग जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है क्या हो चुका है, भारत में आगमन हो चुका है, ठीक है। देखो, आज हम पूरा खोलेंगे नहीं हिस्ट्री को, हमारा आज का टॉपिक क्या है, संविधान है, तो हम फटाफट इस पे आएंगे। देखो, तो 1600 जो है 5 में क्या होता है कि भारत में यहाँ पे आते हैं अंग्रेज। आने के बाद जो है व्यापार स्टार्ट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक घटना होती है 1857 में, ठीक है। कौन सी घटना, आपको पता होगा ना, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 की जो क्रांति होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे विद्रोह हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भारत के सैनिक लगाए होते हैं लोगों ने, ठीक है, यही लोग क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, ठीक है। विद्रोह होने के बाद जो है क्या होता है कि ब्रिटेन से, यहाँ पे इधर ब्रिटेन है, ठीक है। ब्रिटेन में जो महारानी का शासन चलता है, किसका शासन चलता है, महारानी का शासन चलता है, जिसको बोलते हैं क्राउन का शासन। किसका शासन बोलते हैं बेटा उसको, क्राउन का शासन। तो अब जो है 1857 के बाद में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है ब्रिटेन के द्वारा। और ब्रिटेन में डायरेक्ट महारानी का शासन किस पे चलने लग जाता है, भारत पे चलने लग जाता है। तो अब सीन थोड़ा सा ये है कि 1857 के बाद में जो है, 1857 के बाद में जो है भारत में किसका शासन चलता है, ब्रिटिश क्राउन का शासन चलने लग जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होगा कि महारानी उधर से जो फैसले सुनाएगी ना, वो सारे फैसले कहाँ लागू होंगे, आपके भारत में लागू होंगे। तो इसका मतलब अब जो है भारत में एक दूसरा देश क्या करने लग जाएगा, एक तरह से शासन चलाने लग जाएगा। तो भारत का खुद का कोई शासन नहीं है, पहले राजाओं का चलता था, लेकिन राजाओं को क्या कर लिया अंग्रेजों ने, सल्टा दिया, निपटा दिया, ठीक है। तो अंग्रेज जो है वो क्या करने लगे, राजाओं का जो आधिकारिक क्षेत्र था उसको कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो है राजा लोगों का क्या हो गया, यहाँ से एक तरह से दमन हो गया, ठीक है। और राजाओं को ऑर्डर देने लग गए ये लोग, ठीक है। पर फिर भी कुछ जगहों पे क्या हो रहा था, राजाओं का शासन चल रहा था, जिनको हम देसी रियासतें करके पढ़ेंगे आगे, है ना।
तो ये जो सीन चल रहा था ये सीन ख़त्म क्यों हुआ, ठीक है, चलता रहना चाहिए था, ख़त्म क्यों हुआ, देखो कुछ कारण हो जाते हैं, उसके कारण जो है ये चीज़ क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। अब थोड़ा वो कारण मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मैप भी मैं यहाँ से आपका हटा देता हूँ, ठीक है। देखो कारण क्या था, देखो एक हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एक कौन सा वार हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और एक हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, एक हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है ना, ये हुआ है 1939 में, ठीक है, और इसकी मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। 1 सितंबर 1939 से ये चालू हुआ है और 2 सितंबर 1945 को जाके ये क्या हुआ है, ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, ठीक है, उसमें जो ब्रिटेन की हालत थी ना, वो कुछ इस तरह की हो गई थी कि ब्रिटेन जो है वो एक तरह से किस पे शासन चलाने में अक्षम था, भारत पे, ठीक है। तो ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हो जाता है, थोड़ा इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना शक्तिशाली नहीं रहता है कि ये किस पे शासन कर सके, भारत पे शासन कर सके। तो अब जो है ब्रिटेन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से शासन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ही जो नेता लोग उस टाइम पे यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई थी, ठीक है, उन पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनमें सबसे बड़ा नाम जो है वो किसका है, कांग्रेस का है, जिसको 1885 में A.O. हुम द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो वो जो पार्टी थी, उस पार्टी को अब क्या किया जाएगा, उस पार्टी को बोला जाएगा कि भैया आप जो है यहाँ का क्या करो, शासन संभालो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, बाइकाट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो सीन कब स्टार्ट हुआ है, ये हटने का, तो अंग्रेजों के जाने का सीन स्टार्ट हुआ है बच्चों सेकंड विश्व युद्ध के बाद, ये बात थोड़ी सी याद रखना, ओके। अब उस समय देखो, आप थोड़ा सा सीन देखो, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन है भाई, शासन किसका चल रहा है, ब्रिटेन का चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है, भारत के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और क्या हो गया, क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकेंड क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, मित्र जो राष्ट्र होते हैं उन राष्ट्रों की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है, ठीक है। अब मित्र राष्ट्र देखो क्या होता है, ये इसकी जो थोड़ी सी कंडीशन है ना, वो थोड़ी सी डगमगा जाती है। कंडीशन डगमगाने के कारण जो है ये इस पर शासन करने में थोड़ा सा क्या हो जाता है, अक्षम हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद, मतलब 1945 के बाद की बात हो रही है, मतलब 2 सितंबर 1945 के बाद की बात। वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया ना 1939 में स्टार्ट हुआ था, ख़त्म कब होगा, 1945 में। लगभग कितने साल चलेगा, 6 साल तक जो है वो युद्ध चलेगा, ठीक है। 16 करोड़ समथिंग, ठीक है, 16 करोड़, आई थिंक 16 करोड़ नहीं, ठीक है, 16 करोड़ तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन 1 करोड़ 16 लाख के समथिंग जो है इसमें क्या किए गए थे, सैनिक मारे गए थे एक तरफ के, ठीक है, बाकी दूसरे तरफ के भी फिर इतने ही थे। तो काफ़ी ज़्यादा जो है सैनिकों की इसमें हानि हुई थी और काफ़ी बुरी तरह से जो है वो ब्रिटेन क्या हो गया था, हस्त हो गया था, ठीक है। तो ब्रिटेन की हालत भी यहाँ पे बिल्कुल नाजुक हो गई थी, ठीक है। भारत में भी देखो, भारत की भी चीज़ें इसने यूज़ की थी उस टाइम पे, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत की पूंजी को यूज़ किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड वॉर में पूरा लगा दिया इसका पैसा, ठीक है। तो भारत की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि एक तरह से यूँ बोले कि भारत को निचोड़ के रख दिया था, ठीक है। जबकि भारत नहीं चाहता था कि हम वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती क्या किया गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसके सैनिक भी बहुत सारे मारे गए थे इस वर्ल्ड वॉर के अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो आगे बढ़ता है, अब देखो क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, ठीक है, कब, 1945 में। अभी संविधान बनने वाला है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो 1945 में क्या हो जाएगी, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ख़त्म कब हुआ है ये भी डेट याद रखना, और स्टार्ट कब हुआ है ये भी डेट याद रखना। तो स्टार्ट हुआ है बच्चों, स्टार्ट हुआ है 1 सितंबर 1939 को और ख़त्म होता है 2 सितंबर 1945 को, ठीक है, याद हो गया। अब इस डेट के बाद देखो क्या होता है कि आपका जो ब्रिटेन है ना, वो ब्रिटेन जो है वो सत्ता स्थानांतरित करने के पक्ष में है, किसको, भारत को। तो ब्रिटेन जो है या ब्रिटिश बोल लो, ठीक है। तो ब्रिटेन में क्या होंगे, चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद यहाँ पे एक व्यक्ति का शासन होगा, क्लीमेंट एटली, ठीक है। तो क्लीमेंट एटली जो है यहाँ के क्या बन जाएंगे, अब पीएम बन जाएंगे, समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ का जो शासक है अब कौन है, क्लीमेंट एटली। अब ये क्लीमेंट एटली जो है वो क्या करेगा, वो क्लीमेंट एटली यहाँ से मतलब ब्रिटेन से, ठीक है, भारत के अंदर क्या करेगा, एक जो है शिष्टमंडल भेजेगा और ये बोलेगा कि भारत में जाओ और भारत की जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना उसको क्या करो, स्थानांतरित करो, और वहाँ पे जो है उसको क्या करो, आप विधानसभा गठन करो वहाँ पे, क्योंकि विधानसभा वगैरह कुछ था नहीं। देखो विधानसभा क्या, संविधान ही नहीं था भारत के अंदर, ठीक है। संविधान बनेगा, अब तो बिना संविधान के चल रहा था, बाकी के जो देश थे वो संविधान से काम कर रहे थे, ठीक है। ब्रिटेन में भी संविधान से काम हो रहा था। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक संविधान स्थापित होना चाहिए, और वो संविधान के अकॉर्डिंग जो है फिर इसमें क्या होना चाहिए, शासन चलना चाहिए, ठीक है। संविधान शब्द आ गया अब, है ना। अब देखो
तो ये क्लीमेंट एटली क्या करेंगे, क्लीमेंट एटली जो है यहाँ पे भारत के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 लोगों को भेजेंगे, ठीक है, उन 3 लोगों को भेजेंगे और उन 3 लोगों का जो मिशन होगा उसको बोला जाएगा कैबिनेट मिशन। क्या बोला जाएगा उसको, कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन जो है ना वो क्या था, 3 सदस्यीय दल था। मतलब यहाँ से कितने सदस्य जा रहे हैं, ब्रिटेन से 3 सदस्य जा रहे हैं। कहाँ के लिए जा रहे हैं, ये भारत के लिए जा रहे हैं। भारत में क्या करने के लिए जा रहे हैं, संविधान सभा को गठन करने के लिए जा रहे हैं। फिर वो लोग क्या करेंगे, भारत में संविधान बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कैबिनेट मिशन के अंदर 3 जो सदस्य हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ना वो आपका है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है। वो कौन है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस है। ये उस समय भारत के सचिव हुआ करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो उस समय भारत के जो सचिव थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनको भेजा जाता है। इनके साथ जो है वो क्या किया जाता है, स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है। ये उस समय जो है व्यापार संघ के अध्यक्ष हुआ करते हैं, ठीक है। तो व्यापार संघ जो है उस समय व्यापार संघ के क्या होते हैं, ये अध्यक्ष हुआ करते हैं, ठीक है। इनके साथ एक और भेजा जाता है, ये दिख रहा है क्या नीचे वाला, देखो दिख रहा है क्या यहाँ पे, दिख रहा है, ठीक है। या इधर लिख देता हूँ ये एक होता है एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर को भेजा जाता है। ये उस समय जो है वो नौसेना के क्या हुआ करते हैं, नौसेना के मंत्री हुआ करते हैं, ठीक है। तो 3 सदस्यीय दल जो है यहाँ से अब भेज दिया गया, ठीक है। कहाँ से भेजा जा रहा है 3 सदस्यीय दल, ब्रिटेन से, ठीक है। हटा दूँ मैं इसको अब, ठीक है, हटा देता हूँ। देखो अब ब्रिटेन से 3 सदस्यीय दल जो है वो कहाँ आता है, भारत में आता है। तो भारत कब पहुँचता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाऊंगा आपको। तो ब्रिटेन में कौन है, क्लीमेंट एटली। क्या करते हैं यहाँ से, एक भेजते हैं आपको कैबिनेट मिशन। क्या भेजा जा रहा है यहाँ से बच्चों, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 लोग कौन कौन से हो गए, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गए, क्या थे ये, सचिव। एक हो गए आपके, ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स हो गए। ये आपके हो गए किसके अध्यक्ष, व्यापार संघ के अध्यक्ष। व्यापार संघ के क्या हो गए, ये अध्यक्ष हो गए। और एक हैं आपके एवी अलेक्जेंडर, सॉरी जेंडर, ये होते हैं उस समय नौसेना के मंत्री होते हैं ये, ठीक है। अध्यक्ष नहीं होते, मंत्री होते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो है ना, ये कैबिनेट मिशन कहाँ आएगा, भारत आएगा। तो भारत मतलब दिल्ली आएगा, ठीक है। तो दिल्ली आता है ये कब, 24 मार्च 1946 को, ठीक है। कौन सी डेट है, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया। तो 24 मार्च 1946 को ये भारत में आता है, ठीक है। तो 24 मार्च 1946 को क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो है वो कहाँ आता है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कैबिनेट मिशन जो है वो कहाँ आता है बच्चों, भारत आता है, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन भारत में आता है और भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है, कांग्रेस उसके साथ क्या करता है, मीटिंग करता है। और मीटिंग के बाद जो है 1 महीने बाद, ठीक है, 1 महीने बाद जो है, थोड़ा 1 महीने के थोड़े और ज़्यादा दिन बाद जो है 16 मई को जो है 1946 को ये अपनी रिपोर्ट पेश करता है, ठीक है। क्या पेश करता है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है। और रिपोर्ट में जो है किसकी बात करेगा, संविधान सभा की बात करेगा, ठीक है। देखो क्या करने आया है, संविधान सभा बनाने आया है, ठीक है। तो अब जो है रिपोर्ट पेश करता है और रिपोर्ट में ये बात की जाती है कि संविधान सभा जो बनेगी उस संविधान सभा में जो है 389 कैंडिडेट होंगे, ठीक है। यहाँ से दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, हाँ। तो संविधान सभा में जो है 389 क्या होंगे, सदस्य होंगे, जिनमें से 296 सदस्य जो है वो क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। अब देखो निर्वाचित ये सदस्य ही जो है आगे जाके क्या बनेंगे, आपके संविधान सभा के मुख्य सदस्य भी बनने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो 93 सदस्य हैं वो कहाँ से होंगे, वो मनोनीत होंगे। मनोनीत मतलब राजा महाराजाओं के क्षेत्र से इनको लिया जाना था, ठीक है। तो देशी रियासतों से भी कुछ लोग आने वाले थे, मतलब राजा लोग आने वाले थे, तो वो भी संविधान सभा का भाग बनने वाले थे, ठीक है बच्चों। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो संविधान सभा अब बनने वाली है, क्योंकि अब जो है भारत में क्या आ चुका है, कैबिनेट मिशन आ चुका है। और कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आता है, 24 मार्च 1946 को आता है, ये भारत में आता है। और 6 मई 1946 को ये अपनी रिपोर्ट देता है। और रिपोर्ट में क्या होता है कि ये डिसाइड होता है कि संविधान सभा जो होगी उसमें 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्य जो होंगे क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। और 93 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होंगे, देशी रियासतों से यहाँ से लोग लिए जाएंगे, ठीक है।
लेकिन ये जो सीन है ना, ये आपके ये वाला सीन ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है। जैसे भारत आज़ाद होता है, ये जो आपके 389 जो सदस्य हैं, इनमें से जो है कुछ सदस्य जो है वो मुस्लिम लीग के साथ क्या हो जाते हैं, पाकिस्तान चल जाते हैं। तो अब जो है संविधान सभा, देखो पहले क्या होने वाला था, एक ही संविधान सभा बनने वाली थी, लेकिन जैसे भारत का क्या होता है, विभाजन होता है, भारत का विभाजन होगा। अब देखो 15 अगस्त 1947 को अभी बात क्या कौन सी चल रही है, 1946 की चल रही है। तो जैसे विभाजन होगा, ये वाला जो सीन है ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और भारत की जो संविधान सभा बनेगी वो 299 लोगों की संविधान सभा बनेगी। उसका मैं अलग से देखो डिटेल बताऊंगा। अभी हम फटाफट चीज़ों को देख रहे हैं। तो पेन में चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, कोई समस्या है क्या? अब देखो, अब भारत की जो संविधान सभा बनेगी ना, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रख लेना। भारत की जो संविधान सभा बनेगी, देखो वो जो है अपना काम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो बनेगी कब, वो बनेगी 6 दिसंबर 1946 को। बड़े इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। कौन सी डेट है, 6 दिसंबर 1946 को जो है भारत में क्या बन जाएगी, संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा, जिसके अंदर 299 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। अब संविधान सभा का मैं अलग से पूरा वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, और आपको भी जो है संविधान सभा में अलग से क्लास दूंगा, ठीक है। तो संविधान सभा जो है देखो काफ़ी बड़ी डिस्कशन है, संविधान सभा का अपना एक बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम फटाफट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि ये लोग जो है 6 दिसंबर 1946 को भारत की क्या हो जाती है, संविधान सभा बन जाती है। और संविधान सभा जो है ना अपना काम स्टार्ट कर लेती है 9 दिसंबर 1946 को जो है अपना काम चालू कर देती है, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की क्या हो जाती है बच्चों, संविधान सभा की जो है पहली बैठक हो जाती है। संविधान सभा की क्या हो जाती है, प्रथम बैठक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि अब जो है क्या बनना चालू करेंगे, संविधान बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो संविधान बनाने के लिए जो बैठकें अब क्या होने लग जाएगी, निरंतर स्टार्ट होने लग जाएगी। तो पहली बैठक से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक होती है कब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक की जाती है। अब इस पहली बैठक में देखो इंपॉर्टेंट ये है, आपसे पूछा जाता है कि अध्यक्ष कौन था। तो देखो क्या है कि उस समय जो सबसे सीनियर जो कैंडिडेट थे ना, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे वो, सच्चिदानंद सिन्हा। इन सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या बनाया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन स्थायी नहीं बनाया जाता है। इनको बनाया जाता है कौन सा अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तो इस दिन जो है क्या होती है, मीटिंग होती है, ठीक है। और मीटिंग होने के बाद जो है इस मीटिंग में क्या अध्यक्षता कौन करते हैं, इस मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन चेंज करके रख लेता हूँ ताकि जो है आपको और अच्छे से क्लियर करा सकूँ, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई समस्या नहीं है। तो सच्चिदानंद सिन्हा हो गया। अब इस मीटिंग में जो बोलने का काम है ना, मतलब इस मीटिंग को जो है एक तरह से बोले ना कि मतलब इसमें संबोधित कौन कर रहा था, तो इसके संबोधन का जो काम है ना वो कौन कर रहा था, तो इसके संबोधन का काम कर रहा था आपके, देखो आपने नाम सुना होगा ना, तो कि भाई संविधान जब बनेगा तो संविधान में सलाहकार समिति बनेगी और सलाह देने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। वो थे आपके JB कृपलानी। कौन थे वो, JB कृपलानी, ठीक है। अब देखो बच्चा यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है कि अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन संबोधन जो है वो कौन कर रहा था, JB कृपलानी कर रहे थे, ठीक है। तो JB कृपलानी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाता है कि संविधान की जब प्रथम बैठक हो रही थी तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी कर रहे थे। और संबोधन जो है वो कौन कर रहे थे, वो है JB कृपलानी, सॉरी, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखो अगले दिन जो है ना, अगले दिन वापस मतलब अगले दिन को छोड़ के फिर उसके अगले दिन मतलब 2 दिन छोड़ के 11 दिसंबर 1946 को वापस से क्या होती है, तुरंत एक नई बैठक होती है। और उस बैठक में क्या किया जाता है, अध्यक्ष को बदल दिया जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अध्यक्ष बदल जाएगा। ये दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है क्या, हाँ। और अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो हमारे जो है क्या बनते हैं आगे जाके, राष्ट्रपति बनते हैं, पहले राष्ट्रपति, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो क्या बन जाएंगे, अब अध्यक्ष बन जाएंगे। और ये अस्थायी नहीं होंगे, ये होंगे बच्चों कौन से अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, थोड़ा पेन बदल लेते हैं, ठीक है। देखो तो 11 दिसंबर 1946 को हमें संविधान सभा का क्या मिल जाता है, एक स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है, जिनका नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी है, ठीक है। और फिर अब ये अध्यक्षता यही हर बार जितनी मीटिंग होगी ना, वो हर बार क्या करने वाले हैं, यही अध्यक्षता करने वाले हैं, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, हटा दो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर देखो क्या होता है कि एक और मीटिंग होती है हैंड टू हैंड ही, अगले दूसरे दिन ही वापस, ठीक है।
और इसको मैं फिर से लिख दूंगा तो आपको चीज़ें समझ में बहुत आसानी से आएगी, ठीक है। फिर 13 दिसंबर 1946 को एक और मीटिंग होती है, सॉरी, ठीक है, इस दिन एक और मीटिंग होती है, ठीक है। ये हमारी संविधान की कौन सी मीटिंग है? थर्ड मीटिंग है, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखना, थर्ड बैठक है। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के सबसे पहले पीएम और सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक रुकने वाले जो हैं वो पीएम है, लगभग 16 साल 250 दिन के भी ऊपर है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, JL नेहरू लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, ठीक है। क्या प्रस्ताव पेश करते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव क्या करेंगे? पेश करेंगे। क्या बनाने के लिए? संविधान बनाने के लिए क्या किया जाएगा? अब एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाएगा। कौन सी बैठक हो रही है उस दिन? तीसरी बैठक हो रही है। कौन से दिन हो रही है? 13 दिसंबर 1946 के दिन हो रही है, ठीक है। अध्यक्ष आपके वही राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे। तो कभी ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो 13 दिसंबर 1946 को आपके संविधान सभा की तीसरी बैठक में क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। जो प्रियम्बल है ना आपकी संविधान सभा के, प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, वो उद्देश्य प्रस्ताव के आधारित पे ही बनाई गई है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का आधार जो है आपको कहाँ देखने को मिलता है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना में देखने को मिलता है। हटा दूं मैं इन सबको, ठीक है। तो अब देखो, अब बैठकें स्टार्ट हो गई, तो बैठकें चल रही है और बैठकें चल रही है, तो अब देखो क्या होगा? फिर मीटिंगें बनेगी, कुछ कमेटीज़ बनेंगी, कमेटीज़ बनने के बाद जो है वो संविधान बनने का क्या हो जाएगा? काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रारूप तो दे दिया। अब देखो क्या होगा कि ये जो काम है ना, ये काम चलेगा कब तक? तो ये देखो स्टार्ट कब हुआ है, ये थोड़ा मैं बता दूं। ये स्टार्ट हुआ है 9 दिसंबर को स्टार्ट किया है इन्होंने 1946 को, और ये चलेगा आपके 26 नवंबर 1949 तक, ठीक है। तो इस समय में देखो, इस समय में जो है आपका क्या बन के तैयार होगा? संविधान बनकर क्या होगा बच्चों? तैयार होगा। आगे बात समझ में? 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 है, 50 नहीं, ठीक है, 1949 है। इस दिन जो है क्या हो जाएगा? संविधान बन के पूर्णतः तैयार हो जाएगा, और इस दिन जो है संविधान को क्या कर दिया जाएगा? संविधान को पारित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो संविधान को जो पारित है वो कब किया जाएगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार। और ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय लगेगा ना, वो लगेगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगेगा बच्चों, ठीक है। तो कभी पूछा जाता है कि संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा है। संविधान पारित की डेट पूछी जाती है, तो 26 नवंबर 1949 जो है संविधान पारित होने की डेट आपकी है, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था संविधान बनना? तो देखो, संविधान सभा ने अपना जो काम है वो 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ करा और ख़त्म कब कर दिया? 26 नवंबर 1949 को ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ, ठीक है। संविधान लागू किया जाता है कब? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को जो है वो क्या हो जाता है? संविधान पूरे देश में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, ठीक है। तो संविधान लागू होने की डेट अलग है और संविधान पारित होने की डेट अलग है। इस डेट को जो है आपके भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर लिख देता हूँ, ठीक है। BR अंबेडकर जी जो हैं, अंबेडकर जी जो है, संविधान की जो किताब है, संविधान का जो आपका संविधान का इतना बड़ा लेख है, वो किसको संभला देते हैं? प्रसाद जी को संभला देते हैं। यही बोले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संभला दिया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कर दिया जाता है? आपका संविधान संभला दिया जाता है। कौन सी डेट को? 26 नवंबर 1949 की डेट को, ठीक है। तो यहाँ से आपको मुझे लग रहा कोई दिक्कत आ रही होगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सी चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है। तो संविधान लागू होने की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और संविधान पारित होने की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, संविधान जब बनके पूर्ण हुआ ना, ठीक है, संविधान जब बनके पूर्ण हुआ तो संविधान को बनने में काफ़ी टाइम लगा है, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है। और आप थोड़ा सा लिख लेना, 114 बैठकों में ये काम पूर्ण हुआ है, ठीक है। कितने बैठकों में कंप्लीट हुआ है? 114 बैठकें जो है इसमें कंप्लीट हुई है। अब देखो, संविधान जो बन के आया ना, तो थोड़ा सा इस तरह से आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। 2-3 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो याद रखना है आपको 26 नवंबर का दिन। कौन सा दिन है? 26 नवंबर 1939 का दिन है, ठीक है, सॉरी 49।
और आपका एक जो दिन है वो है 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है ना। देखो इस दिन जो है ना, इस दिन क्या हुआ है, संविधान, इस दिन संविधान पारित हुआ है। पारित मतलब बन के पूर्ण हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ इस दिन संविधान लागू हुआ है। तो संविधान लागू जो हुआ है, ठीक है, उसको बोला गया है गणतंत्र दिवस। कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं अपन इसको, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको जो है ना, इसको हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस के रूप में। ठीक है, किस रूप में मनाएंगे इसको अपन, संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और संविधान दिवस जो है ना, ये अभी से मनाया जाने लगा है 2015 से। ठीक है, पहले नहीं मनाते थे, पहले हम 29 नवंबर की जो डेट है उसको हम संविधान दिवस नहीं मनाते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो मोदी सरकार आई है ना, उसने इस डेट को क्या कर दिया, संविधान दिवस पारित कर दिया। ठीक है, तो ये काम हुआ है कब, 19 नवंबर 2015 को। ठीक है, 19 नवंबर 2015 की डेट जो है, उस समय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इस डेट को जो है क्या घोषित कर दिया, संविधान दिवस घोषित कर दिया। मैं थोड़ा सा पेन और चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, हाँ थोड़ा सा अलग लिखा दूंगा। ठीक है, तो ये जो डेट होगी ना बच्चों, ये क्या डेट घोषित हो गई, संविधान दिवस डेट घोषित हुई है। और ये कब से मनाने लगे हैं हम, 19 नवंबर 2015 से जो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार ने क्या किया है, इस डे को संविधान दिवस घोषित कर दिया। और गणतंत्र दिवस जो है हम बहुत पहले से मना रहे हैं, 1930 से मना रहे हैं हम गणतंत्र दिवस। ठीक है, देखो सबसे पहली बार भारत के अंदर झंडा कब फहराया गया था, 1930, 26 जनवरी 1930 को, मतलब आज़ादी के पहले जो है झंडा फहरा दिया था। और उसी दिन से जो है हम भारत को क्या मान रहे हैं, आज़ाद मान रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों ने हमें जो शासन है वो कब दिया है, वो मैंने आपको सारा बता दिया। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना, वो सभी चीज़। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े क्या। ठीक है, अब देखो, अब एक बात आती है किसी, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, फिर बिल्कुल अलग वाली पेज पे दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, देखो अब देखो एक बात आती है किसकी निकल के, एक बात आती है नेशनल फ्लैग की निकल के। किसकी आएगी, नेशनल फ्लैग की निकल के आएगी, मतलब हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, हमारा क्या है बच्चों, राष्ट्रीय ध्वज। अब ये राष्ट्रीय ध्वज है ना, ये राष्ट्रीय ध्वज बनाया कब गया, और इसको जो है वो ऑफिशियली ध्वज जो है वो कब माना गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो राष्ट्रीय ध्वज जो है ना, वो 22 जुलाई की डेट याद रखना आप। कौन सी डेट है, 22 जुलाई 1947। ठीक है, मतलब आज़ादी के एक महीना जस्ट पहले होगा। ठीक है, आज़ाद कब हुआ है, 1947 में हुआ, लेकिन 15 अगस्त 1947 है। तो आज़ादी के जस्ट एक महीने पहले ही जो है भारत में क्या किया गया, 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे को, किसको बताओ, तिरंगे को जो है वो किसकी मान्यता मिल गई, राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता मिल जाती है। कब, डेट इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगे को क्या अपनाया गया है, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को बनाया किसने गया, मतलब इसको डिज़ाइन किसने किया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एक है पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया जो है वो उन्होंने क्या किया है, आपके राष्ट्रीय ध्वज को, यहाँ पे लिख लेता हूँ, राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया है, डिज़ाइन किया है। तो राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पिंगली वेंकैया को जाता है। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को क्या किया है, डिज़ाइन किया है। जब इन्होंने एक्चुअल राष्ट्रीय ध्वज बनाया था ना, उस राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह से बनाया था, मतलब आपके 3 रंग थे, ऊपर ही ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ही ऊपर आ जाएगा केसरिया रंग, बीच में क्या आ जाएगा, सफ़ेद आ जाएगा, और नीचे नीचे क्या आ जाएगा, हरा रंग आ जाएगा। 3 रंग का इन्होंने बनाया था। लेकिन बीच में जो है ना अशोक चक्र नहीं लगाया था इन्होंने। ठीक है, बीच में अशोक चक्र नहीं लगाया था, बीच में इन्होंने क्या लगाया था, चरखा लगाया था। क्या लगाया था, बीच में चरखा लगाया था। बाकी चरखे को जो है बाद में क्या किया गया, रिप्लेस किया गया है, किसके थ्रू, आपके अशोक चक्र के थ्रू। ठीक है, तो देखो अब आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो आपको राष्ट्रीय फ्लैग, आपका नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि नेशनल फ्लैग को जो है राष्ट्रीय फ्लैग कब माना गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है उसको कब माना गया है, 22 जुलाई 1947 को माना गया है। किसने डिज़ाइन किया है उसको, पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया है। और जो केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग का जो है उसमें क्या मेंशन किया गया था, सबसे पहले चरखा मेंशन किया गया था। ठीक है, कोई समस्या। लेकिन 26 जनवरी कब बेटा, 26 जनवरी 1950 को जो है इसकी चरखे को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और अब किसको डाल दिया इसके अंदर, अशोक चक्र को जो है वो क्या किया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह की, यहाँ से ये बोले कि राष्ट्रीय चिन्ह
राष्ट्रीय चिन्ह मतलब राष्ट्रीय सिंबल हो गया आपका, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह किसका राष्ट्रीय चिन्ह? फ्लैग का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है। तो अशोक चक्र जो है वो बाद में आया है, पहले नहीं था। पहले क्या था? पहले चरखा था। तो चरखे को क्या किया गया? रिप्लेस किया गया है किससे? अशोक चक्र से। और आपसे पूछा जाए ना कि झंडा जो है हमारा, जो भारत का झंडा है, वो भारत का झंडा जो है वो भारत का झंडा कब घोषित किया गया? तो 22 जुलाई को। और आपसे पूछा जाए कि अशोक चक्र जो है ना, अशोक चक्र का पूछ ले तो फिर आपको याद रखना है 26 जनवरी 1950 याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, दोनों थोड़ा सा अलग अलग है। कई वो लोग सोचते हैं कि जिस दिन झंडा आया होगा उसी दिन क्या हो गया होगा? अशोक चक्र आ गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पिंगली वेंकैया जो थे वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे उस समय, और जो कांग्रेस का जो उस समय जो सिंबल था वो गांधी जी का सिंबल था, चरखा था, ठीक है। तो उन्होंने जो आपका बनाया था राष्ट्रीय ध्वज, उसमें क्या मेंशन किया गया था बच्चों? चरखा मेंशन किया गया था। जो मेन जो ध्वज था उसमें चरखा था, और ये बनाया किसके लिए गया था? कांग्रेस पार्टी के लिए, ठीक है। पर जब इसको नेशनल फ्लैग बोला गया तो देखो पार्टी इसका फिर झंडा पार्टी का नहीं होता, देश का झंडा होता है, ठीक है। तो उसमें से ये चरखे को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। और क्या डाल दिया गया बच्चों? अशोक चक्र डाल दिया गया, जिसके अंदर कितनी पत्तियां होती है? 24 पत्तियां होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अशोक चक्र आपका जो होता है इस तरह का, और इसमें जो ये आपकी जो पत्तियां हैं ये कितनी होती है? टोटल 24 पत्तियां होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखें, आपको थोड़ा सा फैक्ट जो है राष्ट्रगान से रिलेटेड भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हमारा क्या है? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ठीक है। इनके फैक्ट में आपको समझाता हूँ। देखो राष्ट्रगान जो है ना वो हमारा क्या है? जन गण मन अधिनायक जय, ठीक है। ये लिखा गया है किसने? ये लिखा है आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा है, लेकिन ये भारत में इसको शामिल कब किया गया? इसको भारत में राष्ट्रीय गान का जो दर्जा है वो कब मिला है? 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान का दर्जा मिला है। और ये जो 24 जनवरी 1950 है, ये जो है ये क्या है? आपकी संविधान सभा की अंतिम बैठक भी है। संविधान सभा की क्या है? ये अंतिम बैठक भी है, ठीक है। उसके बाद जो है अगले जो 2 दिन बाद है वो क्या कर दिया जाता है? संविधान को लागू कर दिया जाता है। इसी दिन जो है राष्ट्रगीत को भी क्या किया जाता है? अपनाया जाता है, ठीक है। इसी दिन क्या किया जाता है? राष्ट्रगीत को अपनाया जाता है। राष्ट्रगीत आपका क्या है? सुजलाम सुफलाम मलयज सुजलाम सच्चे श्यामलाम मातरम वंदे माँ, इस तरह का आपने नाम सुना है, ठीक है। वंदे मातरम है बेटा। तो वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम किसने लिखा है? वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चटर्जी जो है उन्होंने ये लिखा है। और इसको भी जो है वो 24 जनवरी 1950 को, ये किसका आप बोल सकते हो ना कि हमारा राष्ट्रगान हमने कब अपनाया? तो राष्ट्रगान आपने अपनाया है 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम, उसको भी हमने अपनाया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन जो है क्या हो रहा था? संविधान की अंतिम बैठक भी हो रही थी। तो संविधान की जो अंतिम बैठक है उसी दिन राष्ट्रगान, और उसी दिन जो है राष्ट्रगीत को क्या किया गया है? राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान माना गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है। तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया ये पूछा जाता है, तो 24 जनवरी 1950 को माना गया है इसको, ठीक है। और राष्ट्रगीत भी जो है आपका 24 जनवरी 1950 हो गया। लेकिन फ्लैग की डेट याद रखना। फ्लैग है 22 जुलाई 1947, ठीक है। आपका जो देश आज़ाद हुआ था उससे जस्ट थोड़े से 15-20 दिन पहले की बात है, ठीक है। हटा दो इसको। और फ्लैग बनाया किसने है? फ्लैग बनाया है आपके वेंकैया, ठीक है। पिंगली वेंकैया जी ने आपका फ्लैग डिज़ाइन किया है, ठीक है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना? अब देखो, अब भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है बच्चों। क्या है वो? एक लिखित संविधान है। ये हमें पता है कि भारत का संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? लिखित संविधान है। लेकिन इसको लिखा किसने है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो हम सब सोचते हैं कि भाई भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया तो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा होगा। नहीं, भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, ठीक है। इसको लिखने का जो काम किया है ना वो किया है प्रेम बिहारी। कौन है? नाम देखो इंपॉर्टेंट है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया है? संविधान को लिखा है। संविधान को क्या किया है इन्होंने? लिखा है, ठीक है। वो भी किस में? आपके जो कर्सिव राइटिंग जिसको आप बोलते हो, ठीक है, उसमें इसको लिखा गया है। और 6 महीने का समय लगा है, ठीक है। कितने महीने का?
6 महीने का क्या लगा है इसको लिखने में समय लगा है। तो इसके जो फ़ॉन्ट है, इसका जो टेक्स्ट है, उसको लिखने का काम किसने करा है? प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने इसको करा है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इसके अलावा संविधान जो बना है ना, संविधान के हर पन्ने को, संविधान के हर, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, संविधान के हर पन्ने को क्या किया गया है? हर पन्ने को सजाया गया है। ठीक है, हर पन्ने को क्या किया गया है? सजाया गया है। ठीक है, और ये काम जो है शांति निकेतन के जो कलाकार हैं नंदलाल बोस ने करा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि संविधान के हर पन्ने को सजाने का काम किसने करा है? तो सजाने का जो काम है वो किसने करा है? नंदलाल बोस ने करा है। और ये जो नंदलाल बोस है, ये कौन है? ये है आपके शांति निकेतन के कलाकार। शांति निकेतन के क्या है बच्चों? ये कलाकार है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको इस तरह का डेटा जो है आज दिन तक मिला नहीं होगा। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, ये श्योर है कि आपको यहाँ से कुछ चीज़ें 100% अलग ही लगेगी। देखो बेटा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा कौन है? तो ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने संविधान की राइटिंग लिखी है। तो संविधान में आपको जो आज राइटिंग देखने को मिलती है ना, केवल आपको जो कर्सिव राइटिंग जो देखने को मिलती है वो किसने लिखी है? तो वो लिखी है बच्चों प्रेम बिहारी नारायण राय। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रट लेना। ठीक है, इसके अलावा हर पन्ने के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। देखो यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है ना, तो आसपास क्या की गई है? डिज़ाइनिंग भी की गई है। तो वो डिज़ाइनिंग का काम जो है ना, वो किन्होंने किया है? नंदलाल बोस ने करा है। ये कौन थे? ये शांति निकेतन के कलाकार थे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ से? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसके अलावा संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट तो प्रस्तावना है। प्रस्तावना को संविधान की क्या बोला जाता है? आत्मा भी बोला जाता है, पता है ना। प्रस्तावना को जो लिखा गया है ना, प्रस्तावना को देखो लिखने का काम तो प्रेम बिहारी नारायण राय का, लेकिन प्रस्तावना एक स्पेशल आपका देखो एक काफ़ी हमारी ये बोले ना कि संविधान, आप इतना बड़ा संविधान है तो एक पढ़ने में जो है संविधान को समेटा गया है किसके थ्रू? प्रस्तावना के थ्रू। आप एक प्रस्तावना को जब पढ़ते हो ना, तो प्रस्तावना को पढ़ने पे आपको पूरा संविधान जो है एक तरह से उसका क्या मिल जाता है? समरी मिल जाती है। तो प्रस्तावना जो है इसलिए संविधान की क्या कहलाती है? आत्मा कहलाती है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इसकी जो डिज़ाइन करने का काम है ना, ये किन्होंने करा है? राम मनोहर सिन्हा ने करा है। ठीक है, तो राम मनोहर सिन्हा जो है वो नंदलाल जी के क्या हैं बच्चों? शिष्य हैं। ठीक है, तो नंदलाल बोस के ही क्या है? ये शिष्य हैं। और इन्होंने जो है वो प्रस्तावना के पन्ने को क्या किया है? सजाने का काम करा है। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुझे लग नहीं रहा आपको ये डेटा कहीं से मिलेगा। प्रेम बिहारी नारायण इंपॉर्टेंट है। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने क्या किया? संविधान को लिखा है। उसका जो टेक्स्ट लिखने का काम है वो किसने करा है? संविधान में एक एक लाइन को लिखा गया है। और लिखित संविधान इसलिए इसको बोला जाता है। और लिखित संविधान के कारण देखो किसने लिखा है? कभी पूछा जाए तो आप भीमराव अम्बेडकर मत लगा देना। ठीक है, लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा है। ठीक है, संविधान को लिखने में कितना समय लगा है इनको? 6 महीने का इन्होंने समय लिया है। और इन्होंने एक पैसा जो है संविधान को लिखने में लिया नहीं है। ठीक है, इनसे जब पूछा गया कि आप जो है कितने पैसे लोगे, आप ये लिख रहे हो हमारे लिए राइटिंग लिख रहे हो, तो इसके कितना चार्ज करोगे आप? तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे चार्ज कुछ नहीं करना, बस मैं हर पन्ने पे जो है अपना साइन करूँगा। ठीक है, क्या बोला है कि हर पन्ने के नीचे मैं बस क्या करूँगा? अपना साइन करूँगा। आज संविधान की मेन प्रति उठा के देखना, उसमें आपको किसका नाम देखने को मिलेगा? प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा का नाम देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा फिर हर पन्ने को डिज़ाइन भी किया गया है बच्चों, और डिज़ाइनिंग आप देखने को मिलेगी आपको हर पन्ने पे। तो डिज़ाइनिंग का काम किसने करा है? नंदलाल बोस ने करा है। और ये शांति निकेतन के क्या थे? कलाकार थे। राम मनोहर सिन्हा इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने किसको डिज़ाइन किया है? प्रस्तावना के पन्ने को इन्होंने डिज़ाइन किया है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब संविधान बना था तो संविधान के जो हस्ताक्षर हो रहे थे ना, उसमें 284 लोगों ने क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया है। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान पारित हुआ है, उस समय जो है 15 महिलाएं भी क्या थी? उस संविधान सभा का सदस्य थी। आपको ये भी बात याद रखनी है। तो संविधान सभा जो है उनमें कितने लोगों ने साइन किए हैं? तो 284 लोगों ने क्या किए हैं बेटा? हस्ताक्षर किए हैं। उनमें जो है 15 क्या है? महिलाएं भी शामिल है। ये भी थोड़ा सा अलग फैक्ट था, ये मैं बताना भूल गया था, तो मैं
थोड़ा सा अभी आपको रिकॉल कर रहा हूँ। बाकी जब संविधान सभा का टॉपिक लाएंगे तो उसमें काफ़ी डिटेल में एक एक चीज़ों को खोल के आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से जो है सारे फैक्ट मेरे कंप्लीट होते हैं। एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको फटाफट से चीज़ें याद हो जाए, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ से? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान जो है देखो कब बना है, तो इसकी पहली बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बन गया। क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। पहली बैठक में अध्यक्षता कर रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष हैं। और JB कृपलानी जी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो संबोधन का काम है वो JB कृपलानी का है, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को जो है अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है किसको, राजेंद्र प्रसाद जी को। और 13 दिसंबर 1946 को जो है वो क्या किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है किसके थ्रू, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू। उन्हीं के उद्देश्य प्रस्ताव के बिहाफ पे क्या बनाई गई है, हमारी प्रस्तावना बनाई गई है, ठीक है। फिर कार्य स्टार्ट होता है और फिर आपका 22 जुलाई 1946 की डेट, 1947 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया है, तिरंगे को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के रूप में माना गया है। 26 जनवरी 1950 को जो है अशोक चक्र को जो है वो राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता दी गई है, ठीक है। याद रखना है, पिंगली वेंकैया जो है उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया है, ठीक है। फिर आपका जो है बिहारी नारायण रायजादा जो है उन्होंने क्या किया, अकेले आपके कर्सिव राइटिंग में लिखा है संविधान को, ठीक है। और आपके जो हो गए नंदलाल बोस, लिखने की जरूरत नहीं है, नंदलाल बोस जो है वो क्या हो गए, वो आपके संविधान के पन्नों के क्या हो गए, डिजाइनर हो गए, ठीक है। तो संविधान के पन्नों के डिजाइनर हो गए नंदलाल बोस हो गए, ठीक है। इसके अलावा संविधान को लिखने वाले हो गए आपके राम नारायण रायजादा हो गए, सॉरी बिहारी नारायण रायजादा हो गए। और राम मनोहर सिन्हा जो है वो प्रियम्बल जो आपकी है उसकी डिज़ाइनिंग करने वाले व्यक्ति हो गए। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा राष्ट्रगान जो है वो कब अपनाया गया है, तो राष्ट्रगान अपनाया गया है बच्चों 2 दिन पहले, याद है ना, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान राष्ट्रगीत, ठीक है। राष्ट्रगान किसने लिखा है पता होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारा बता दिया, ठीक है। तो चलो अगली जो क्लास है, अगली क्लास का टॉपिक डाल लो। अगली क्लास हमारी रहेगी संविधान सभा। अगली क्लास हमारी क्या रहेगी, संविधान सभा। इसको अगली क्लास में मैं पूरा डिस्कस कराने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में हम चीज़ों को देखने वाला है। तो चलो थैंक यू वेरी मच। और आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, और नई जानकारी मिली है तो आप प्लीज़ मुझे थैंक यू बोलो, ठीक है। ओके।